हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी यूपीएससी ने 2022 के अपने पीईटी टेस्ट के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन का इंतजार कैंडिडेट बहुत दिनों से कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था तो पहली बार एग्जाम हुआ था, कई सारे कैंडिडेट सही ढंग से इसको फॉर्म भी नहीं भर पाए थे। कई लोगों ने एग्जाम को बहुत हल्के में ले लिया, लेकिन जब फिर बाद में इसके परिणाम आना शुरू हुए तो बहुत सारे लोगों को अफसोस हुआ कि हमने नहीं भरा फॉर्म, कई लोगों से छूट गया था। तो इसलिए जैसे ये फॉर्म आया तो आपको इस बात की सूचना पहले ही दे रहे हैं कि फॉर्म आ चुका है, इसकी लास्ट डेट क्या है और इसका जो सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, क्या क्या होगा, क्या इसकी एज लिमिटेशन है और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। इसी के लिए आज एक छोटा सा सेशन रखा था, क्योंकि पिछली बार के एग्जाम में कई सारे कैंडिडेट छूट गए थे। इस बार ऐसी कोई गलती ना हो, सारे लोग तैयार रहें और समय से तैयार रहें। इस बात के लिए आपको सारी जानकारी देने के लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो इसी नोटिफिकेशन को ही बेस बनाते हुए सारी जानकारी आपको देते हैं कि जैसे आपको बताया कि पीटी 2022 के लिए ये पूरा नोटिफिकेशन है और ये जो पीटी 2022 का एग्जाम होगा, इसका जो रिजल्ट आएंगे, जो आपके मार्क्स होंगे, वो पूरे एक साल के लिए वैलिड होंगे और एक साल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उस सारे वैकेंसीज में इन्हीं में जो स्कोर कार्ड आपको मिला रहेगा उसी से आगे आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर इसमें आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा तो आगे आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो अलग अलग एग्जाम के लिए, अलग अलग पदों के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग कट ऑफ आएंगी। तो उसके लिए आपको इस एग्जाम में अच्छा नंबर पाना बहुत जरूरी होगा। इसके लिए जो ऑनलाइन जो फीस जमा करने की, जो आवेदन करने की तिथि शुरू हो रही है, वो 28 जून से शुरू हो रही है, यानी आज से ही ये एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आज से रजिस्ट्रेशन कर दें। और फाइनल डेट जो दी गई है वो 27 जुलाई 2022 की दी गई। 27 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अंतिम रूप से भर सकते हैं और शुल्क समायोजन या आवेदन में कुछ संशोधन करना चाहते हैं, भरते समय कोई गलती हो गई तो इसको 3 अगस्त तक आप संशोधित कर सकते हैं। और यानी कि अभी से लगभग 1 महीने का पूरा समय है। और ध्यान रखेंगे कि लास्ट टाइम पर, क्योंकि पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे तो लगभग 20 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था और लास्ट मूवमेंट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे जिनका फॉर्म सबमिट ही नहीं हो पाया था, क्योंकि वेबसाइट पर जो है कि दबाव बहुत ज्यादा था और वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। तो आप लोग के लिए सलाह है कि आज से ही फॉर्म भरना शुरू कर दें। जितनी जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इस फॉर्म के लिए जो बाकी डिटेलिंग जो दी गई है, बाकी जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, कि इसमें किसी भी हाल में आपको 27 जुलाई तक इसका फॉर्म को भर देना है। और इसमें जो सबसे खास बात है कि जैसे जो पीटी का जो परिणाम है, 28 जून में परीक्षा हुई थी, 28 अगस्त को इसका रिजल्ट घोषित किया गया था और ये 1 साल की अवधि तक यानी 27 अक्टूबर 2022 तक प्रभावित है। यानी 27 अक्टूबर तक पीटी जो 2021 में हुआ था उसका रिजल्ट प्रभावित है, यानी 27 अक्टूबर तक जो भी वैकेंसी आएगी वो सब 2021 वाले स्कोर कार्ड से चलेगी, लेकिन उसके बाद की जितनी भी परीक्षाएं होंगी, जो भी पद आएंगे, वो सब 2022 के लिए होंगे। ठीक है, तो 27 अक्टूबर तक की जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो सब के लिए 2021 का ही स्कोर कार्ड वैलिड होगा, लेकिन उसके बाद फिर अगले साल के लिए 2022 के लिए आपको तैयार होना होगा। ठीक है, और इसके लिए बाकी जो आपकी चीजें हैं, खास चीजें, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते चलेंगे कि इसमें आपको बस कुछ खास काम करने, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, बाकी जो आपकी बेसिक डिटेल्स है उसको भरेंगे, फीस आप जमा करेंगे और फिर फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे। हालांकि फीस इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, फीस इसकी बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, बहुत ही कम इसकी फीस है। जो सामान्य रूप से बड़ी परीक्षाएं होती हैं उसकी तुलना में इसके लिए फीस बहुत कम है। इसके लिए जो आयु सीमा है, एज लिमिट है, आयु सीमा जो पिछली बार रखी गई थी वैसे इस बार भी आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष। तो 18 से 40 वर्ष तक की जो एज लिमिट है यही इस परीक्षा के लिए है। जैसा कि पिछली बार इसमें कहा गया था वही इस बार भी कहा गया है कि 18 से 40 तक के जो कैंडिडेट्स हैं। कुछ परीक्षाओं के लिए जनरली 21 वर्ष है, कुछ पदों यानी कुछ पदों के लिए 21 वर्ष है और कुछ पदों के लिए 18 वर्ष इसमें एज लिमिट दी गई है। ठीक, इसके अलावा कुछ और जो इंस्ट्रक्शन इससे जो खास जुड़ी हुई बातें हैं वो आपको हम बताते चलते हैं कि जो आपको एग्जाम देते समय, एग्जाम की तैयारी करते समय सबसे खास बात आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे खास बात फीस की होती है कि इसके लिए जनरल के लिए फीस 160 रुपए रखी गई है, 25 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, टोटल फीस हो जाएगी 185 रुपए जनरल के लिए भी, ओबीसी के लिए। जो अनुसूचित जाति है यानी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 70 रुपए फीस है, 25 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज, यानी टोटल मिला के 95 रुपए। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 95 रुपए है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है यानी विकलांगजन है उनके लिए 25 रुपए केवल फीस रखी गई है।
ठीक है। बाकी जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक, महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 1 से लेकर 4 तक जिस कैटेगरी के वो होंगे, उसी कैटेगरी की जो फीस है वो उनसे ली जाएगी। फीस में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, हालांकि जैसा पिछले साल फीस दिया गया था वैसा ही इस बार की फीस है। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो इसमें क्वालिफिकेशन हाई स्कूल और समकक्ष और उच्च शैक्षणिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी जिन पदों के लिए 18 साल मिनिमम एज लिमिट है, उन पदों के लिए हाई स्कूल के होंगे, बाकी कुछ पदों के लिए इंटरमीडिएट है, कुछ पदों के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट्स होंगे। वो जैसे जैसे आगे मेंस के लिए आएगा, लेकिन फिलहाल 18 से जो अधिक उम्र के लोग हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ पदों के लिए 18 है और कुछ पदों के लिए 21 वर्ष है। ठीक। और जो आयु की गणना होगी वो 1 जुलाई की होगी, यानी 1 जुलाई 2022 को मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 40 साल। यानी आयु की गणना कब की जाएगी? 1 जुलाई को की जाएगी। तो 1 जुलाई यानी 2022 को 18 साल, यानी उसका जन्म 1 जुलाई 1982 से पहले न हुआ हो और 1 जुलाई 2004 के बाद न हुआ हो, वो सारे कैंडिडेट्स ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो फॉर्म भरने जा रहा है। इसके लिए आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं जैसे एसएससी की है, यूपीएसआई की है, अधिकतम 30 साल तक जाते जाते समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें 40 तक की परीक्षाएं हैं। तो जो कैंडिडेट्स यूपीपीसीएस, यूपीआरओ की तैयारी करते हैं, कुछ यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो भी इस फॉर्म को भरते हैं और इस फॉर्म में फिर अपनी जो क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करते हैं और कट ऑफ को बहुत ऊपर लेके चले जाते हैं। इसलिए पिछली बार का जो कट ऑफ देखा गया था, वो कट ऑफ जो लेखपाल के लिए आया था या जो सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए कट ऑफ गया था, वो बहुत ऊपर चला गया था। ठीक। अब इसमें दूसरी जो सबसे खास बात है इस परीक्षा के लिए कि जो आपके एग्जाम का पैटर्न होगा, सबसे बड़ी बात, एग्जाम का पैटर्न आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था पीईटी का, उसमें प्रश्नों की संख्या कुल कितनी थी? 100 प्रश्न होनी थी। समय कितने थे? 2 घंटे का समय था और पूर्णांक कितना था? 100 अंक। यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका कितने अंक का होगा? 1 अंक का एक प्रश्न होगा। माइनस मार्किंग इसमें है, -2 पॉइंट अगर आप गलत करते हैं तो -2.5 अंक आपका सही में से काट लिया जाएगा। तो माइनस मार्किंग है इसमें। 2 घंटे में आपको 100 प्रश्न करते हैं। और इस यूपीपीएससी के इस बार जैसे पिछली बार आया था कि सारे सेक्शन के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था किस हिस्से से कितने सवाल पूछे जाएंगे। जैसे बाकी बहुत सारी परीक्षा में होता है कि भाई दे दिया जीएस है तो कभी हिस्ट्री ज्यादा आ गया, कभी ज्योग्राफी ज्यादा आ गया, कभी पॉलिटिक्स आ गया, कभी साइंस है, कभी करंट अफेयर्स। इसमें बिल्कुल फिक्स है कि जिस हिस्से से जितने सवाल कहे गए हैं उतने ही सवाल पूछे जाएंगे। जैसे भारतीय इतिहास है तो भारतीय इतिहास से 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इन 5 प्रश्नों में पूरा प्राचीन से लेकर आधुनिक इतिहास तक है कि सिंधु घाटी सभ्यता है तो वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, हर्षवर्धन है, राजपूत काल है, इसके अलावा सल्तनत काल है, सल्तनत काल के अलावा मुगल साम्राज्य है, मराठे हैं, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और स्वतंत्रता संग्राम है। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मतलब है कि जिसको हम लोग बोलते हैं 1857 की क्रांति, यहाँ तक है। और फिर ब्रिटिश राज का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या क्या रहा, किस तरीके से उन्होंने राजस्व व्यवस्था बनाई, उसका क्या क्या प्रभाव रहा। आप सोचिए, इतिहास का सिलेबस अलग से दिया गया, इसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट अलग से है। यानी फ्रीडम मूवमेंट में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्ष यानी 1885 की बात से लेकर फिर स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी और बाकी नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उपराष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन और भारत शासन अधिनियम 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यानी कुल अगर हिस्ट्री का सेक्शन हम देखते हैं, इतिहास का जो सेक्शन देखते हैं, तो इतिहास से 5 क्वेश्चन पूरे इतिहास से, 5 क्वेश्चन पूरे स्वतंत्रता संग्राम से, यानी 5 और 5 टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक। तो इतिहास से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जो दूसरा हमारा सेक्शन आ रहा है भूगोल का, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से कुल प्रश्नों की संख्या कितनी दी गई है? 5 प्रश्न है। 10 क्वेश्चन इतिहास से, 5 प्रश्न भूगोल से। भूगोल में भारत और विश्व का भूगोल, नदियां है, भूजल संसाधन है, पर्वत पहाड़ियां हैं, मरुस्थल है, वन है, खनिज संसाधन है, इन सारी चीजों सवाल पूछे जाएंगे। भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल है, जलवायु है, टाइम जोन है, जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास है। यानी भूगोल से कुल 5 प्रश्न होंगे। इसके अलावा जो भारत की अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, तो अर्थव्यवस्था से भी
5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, जिसमें प्लानिंग कमीशन है, 5 ईयर प्लानिंग है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, दूध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सुधार, 1991 के बाद आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्थाएं, फिर 2014 यानी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके बाद क्या क्या सुधार हुए, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, ढांचागत सुधार, कृषि सुधार, जीएसटी खासतौर पर अलग से मेंशन किया गया है। तो इससे कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5, यानी 10 हिस्ट्री से, 5 ज्योग्राफी से, 5 आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आगे जो हमारी पॉलिटी है, भारत की राज्य व्यवस्था है जिसमें संविधान है, तो संविधान में भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य है, संसदीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं। ठीक, यानी कि 10 आपको बताया इतिहास से, 5 भूगोल से, 5 इकोनॉमिक्स से और 5 हो गए किससे? पॉलिटी से क्वेश्चन हो गए। तो कुल सवालों की संख्या जीएस से कितने हो गए? 25 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा जनरल साइंस है जिसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान और प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी जो बेसिक साइंस की जो चीजें हैं इसमें ध्यान रखेंगे। बहुत आपको टिपिकल नहीं, बिल्कुल लिखा हुआ है प्रारंभिक, प्रारंभिक यानी बेसिक इस तरह के जो विज्ञान की चीजें हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होती है, उनसे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कुल सवालों की संख्या जीएस की कितने हो गई? 30 हो गई। एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, परसेंटेज, अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, वर्ग, घात, घातांक, औसत, इन सबसे कुल कितने प्रश्न आएंगे? मैथमेटिक्स से केवल कितने प्रश्न दिए गए हैं? 5 सवाल दिए गए हैं। इसके अलावा सामान्य हिंदी से भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें संधि है, विलोम है, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य में। अंग्रेजी भी दिया गया है, अंग्रेजी से भी 5 क्वेश्चन है जिसमें अंग्रेजी व्याकरण है और एक अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। 5 सवाल है, अंग्रेजी के इसमें महत्व बहुत कम दिया गया है। इसके अलावा रीजनिंग है, रीजनिंग से भी 5 प्रश्न। ध्यान रखेंगे गणित और रीजनिंग से केवल 5-5 प्रश्न दिए गए। इतने प्रश्न अकेले केवल इतिहास से दिए गए। ठीक है, तो रीजनिंग के केवल कितने प्रश्न दिए गए हैं? 5 प्रश्न है। करंट अफेयर से ध्यान रखेंगे जो समसामयिकी है, समसामयिकी से कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 10 सवाल पूछे गए। इन 10 सवालों के लिए आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर्स, यानी कि जब भी एग्जाम होगा तो उसका पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स ये आपको बिल्कुल तैयार रखना होगा। और खासतौर पर जो लास्ट के 4 महीने हैं, लास्ट के 4 महीनों से आपको बिल्कुल जरूरी रूप से करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जनरल अवेयर्स में जो चीजें होती हैं, हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं कि भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित राज्य, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब जो पॉलिटी की चीजें होती हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, इन सारे सेक्शन से भी आपके कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। खेल है, अनुसंधान संगठन है, पुस्तकों के लेखक के पुरस्कार और विजेता है। तो एक जो जनरल नॉलेज की जो चीजें होती हैं, जीके जिसको बोला जाता है, उससे 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न किसमें हो गए? करंट अफेयर से। 10-10 20 प्रश्न इधर हो गए और उधर 25 क्वेश्चन आपको बताया था कि जीएस के थे। तो 25-20 45 सवाल सीधे सीधे आपके किससे आ गए? जीएस से आ चुके हैं। ठीक, और फिर कुछ हिंदी वाला सेक्शन है, हिंदी में अपठित गद्यांश है, उससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 2 पैराग्राफ दिए जाएगा, एक पैराग्राफ से 5 प्रश्न होगा, दूसरे पैराग्राफ से 5 प्रश्न होगा, 10 प्रश्न उससे रहेगा। ग्राफ में जो ग्राफ की व्याख्या होती है कि जिसमें बेसिकली जो बार चार्ट दिए रहते हैं और जो पाई चार्ट होते हैं, इस तरीके से ग्राफ बना के उसमें आपको जो सवालों के जवाब देने होते हैं मैथमेटिक्स में, तो उस तरीके से पाई चार्ट और बार चार्ट से लगभग 10 प्रश्न रहेंगे। तालिका यानी जो टेबुलेशन होता है उससे भी 10 सवाल रहेंगे और कुल मिला के सवालों की संख्या कितनी रहेगी? 100 प्रश्न बनेंगे। और आपको यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि माइनस मार्किंग कितनी है? 1/4। 1/4 यानी कि सही में से 0.25 काटा जाएगा। ठीक, तो और इसमें जो लेवल रहेगा, तो लेवल है कि कक्षा 1 क्रमांक 1 से लेकर 9 तक जो कठिनाई का जो लेवल है वो एनसीईआरटी के जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है वहां तक रहेगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और ऑब्जेक्टिव में से कोई 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक सही होगा। तो इस सिलेबस को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे। कई बार होता है कि जैसे बाकी परीक्षाओं में आपको बताया कि सिलेबस दे दिया जाता है, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से आ जाते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं। जो सिलेबस दिया गया है, जितना दिया गया है, सवाल उतने से ही आएंगे और उतने ही आएंगे।
कि करंट अफेयर से 10 प्रश्न है तो 10 प्रश्न है, रीजनिंग से 5 है तो 5 है, अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन पूछे कहा गया है तो 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे ना एक कम आएगा ना ज्यादा आएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 5 प्रश्न है तो 5 प्रश्न आएंगे, साइंस से 5 है तो 5 है, पॉलिटी से 5, इकोनॉमिक्स से 5, ज्योग्राफी से 5 और हिस्ट्री से 10। तो ये पूरा जो सिलेबस है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सिलेबस का जो सबसे बड़ा हिस्सा है यानी आधे से ज्यादा सिलेबस इसका किसका है, जीएस का है। तो जीएस आपका बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए और जीएस की तैयारी में आपको कोई समस्या आप सीधे सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको अलग से जीएस बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, क्लासेस हमारी चल रही है जीएस की, जीएस एकेडमी में, जिसमें आप बड़े आराम से सारे पूरा पीटी का कोर्स आप तैयार कर सकते हैं और 2-2.5 महीने के अंदर अंदर आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। क्योंकि अक्टूबर तक, जबकि इसका पिछले वाले पीटी का क्योंकि वैलिडिटी समाप्त हो रही है, तो इसका एग्जाम जल्द से जल्द होने की संभावना है कि जल्दी से सितंबर तक संभावना है कि सितंबर तक इसकी परीक्षाएं हो जाएंगी। तो सितंबर तक एग्जाम क्वालिफाई करें और अगले साल यूपी स्टेट की जितनी वैकेंसी आएगी सब में इसी पीटी का जो आपका सिलेबस दिया गया है 100 अंकों का, इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे तो आगे की परीक्षाओं के लिए आप क्वालिफाई हो पाएंगे। और आपको बता दें, जो आप सिलेबस देख रहे हैं लगभग यही सिलेबस जो सीईटी का भी तैयार हो रहा है, जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो बैंकिंग, एसएससी, बाकी सर्विसेज के लिए केंद्र सरकार भी तैयार कर रही है। ये पीटी उत्तर प्रदेश सरकार का है, बाकी केंद्र सरकार भी ऐसी तैयारी कर रही है। तो अगर आपको जल्द से जल्द नौकरी पानी है 2022-2023 तक, तो फिर इस पीटी की तैयारी बहुत अच्छे से करें और सबसे पहला काम जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें और फॉर्म भरें, ताकि पिछली बार के तरीके जो आपाधापी हुई थी लास्ट टाइम पर, वेबसाइट नहीं चला था, बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो गलती आपसे न हो। तो उस गलती को बिल्कुल ना दोहराएं, जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। बाकी कोई समस्या हो तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर हमारा सामने दिया हुआ है, लिखा रहता है जीएस एकेडमी, दुर्गा अकाउंट पर हमारी क्लासेस चलती है, आप संपर्क कीजिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई समस्या हो आप मैसेज के माध्यम से हमसे बातचीत कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।